हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज मैं आपको हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत नाट्य साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगी। आपको मालूम है कि भारतवर्ष में ज़्यादातर गद्य विधाएं सब भारतीय हिंदी युग से प्रारंभ हुई, पर नाटक के संदर्भ में हमारा भारतवर्ष का जो प्राचीन युग है अर्थात संस्कृत युग है वो बहुत ही समृद्ध रहा है। उस युग में जो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र लिखा गया है, आज के युग में ज़्यादातर चीज़ें या यूँ कहिए नाटक से संबंधित जितनी भी व्याख्याएं हैं, आज भी हम नाट्यशास्त्र को बगैर पढ़े नाटक के अपने आप को विद्यार्थी नहीं कह सकते हैं। तो हमारा जो संस्कृत नाटक काल था वो बहुत ही समृद्ध नाटक काल था। और उस समय का रंगमंच, क्योंकि नाटक की संपूर्णता रंगमंच से ही निर्धारित होती है, उस समय का रंगमंच भी बहुत समृद्ध था। लोग बताते हैं कि रंगमंच पर जो है वो दृश्य योजना भी बहुत, जो हम लोग ग्रंथों में पढ़ते हैं उसके हिसाब से दृश्य योजना भी बहुत ही उत्तम प्रकृति की होती थी। एक एक चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया है, यहाँ तक कि यंत्रों के माध्यम से भी दृश्य की योजना करना या जो है वो पशुओं का या पक्षियों का अवतरण करना मंचों पर, ये सब कुछ हमें संस्कृत नाट्यकाल के इतिहास में मिलता है। परंतु दुर्भाग्य क्या रहा कि भक्ति काल जब से भारतवर्ष में आक्रमण शुरू हो गए, यानी आदि काल कह लीजिए हिंदी का या भक्ति काल कह लीजिए, यहाँ तक कि आप रीति काल भी कह लीजिए, तो उस वक्त नाटक को इतना प्रश्रय नहीं मिला। तो रंगमंच में जो समृद्ध नाटक थे वह धीरे धीरे पतित होते गए, या यूँ कहिए उनकी वो मृत्यु के कगार पर पहुँच गए। इसका एक बहुत बड़ा कारण बौद्ध आंदोलन भी रहा, जहाँ पर नाटक आदि दृश्य कलाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। तो बौद्ध जैन धर्म का आंदोलन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा। साहित्यिक नाटक तो बहुत ही कम लिखे गए, ये हम कह सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत माने तो जैसे विद्यापति का है रुक्मणी हरण, या केशवदास का विज्ञान गीता, या लक्ष्मी राम का करुणा भरण, या हृदय राम का हनुमान नाटक, ऐसे 5-6 नाटक हमको पूरे आदिकाल से लेकर के रीतिकाल में मिल जाते हैं। परंतु एक परंपरा जिसको हम कहते हैं लोक नाट्य परंपरा, वो हमारी बराबर चल रही थी। लोक जीवन में नाटक अभी भी जीवंत था, लोगों के लिए मनोरंजन का भी माध्यम था, लोगों के लिए शिक्षा का भी माध्यम था। भारत में अंग्रेज़ों के आने के बाद उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए जो व्यवस्थाएं की, तो उस व्यवस्था में उन्होंने रंगमंच की भी स्थापना की और अनेक रंगमंचीय नाटकों को उन्होंने अपने रंगमंच पर खेला, जिसमें शेक्सपियर आदि के नाटक को लोग खेलते थे। एक बहुत अच्छी बात यह रही कि जैसे भारतीय लोग जो उनके बहुत करीबी थे, उनका मनोरंजन करने के लिए वो लोग संस्कृत के नाटकों का अनुवाद करते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा अनुवाद उस समय में अगर कहा जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हुआ, जो उन्होंने हिंदी में अनुवाद करा करके भी खेला, या यूँ कहिए कि उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद करा करके भी खेला। तो जो ये समृद्ध वर्ग जो अंग्रेज़ों के बहुत करीब था, ये उनसे मिलते जुलते इसने ये जाना कि नाटक को जो है वो हम अपने यहाँ पर क्यों ना एक कला के रूप में पुनर्जीवित करें। पुनर्जीवित तो थी ही, हमारे यहाँ बहुत विकसित कला थी, परंतु उसको पुनर्जीवित किया जाए। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मनोरंजन के साथ साथ वो जो अनपढ़ हैं, जो गंवार हैं, जो ज़्यादा नहीं समझते, जिनके पास समय नहीं है, वो सब क्या है कि हम किसी भी दृश्य को देखते हैं, ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि दृश्य हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अगर हम दृश्यात्मक रूप से किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसका प्रभाव बहुत जल्दी अंकित हो जाता है। और अगर हम ये सोचें कि लो पढ़ पढ़ के जाने, तो शायद हमें समझने में किसी भी बात को बहुत देर लगती है, साथ साथ मनोरंजन भी हो जाता है। तो अगर हम हिंदी का पहला नाटक कहें
तो गोपाल राम गहमरी उनका सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो सबसे पहला नाटक जो है वो भारतेंद्र जी के पिताजी गोपाल चंद गिरधर दास 1859 में इन्होंने नाहुस नाटक लिखा था। नाहुस नाटक को भारतेंद्र जी पहला नाटक मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने आधुनिक शोध किया है, वो ये मानते हैं कि 1835 में ही एक नाटक कृष्ण चरितोपाख्यान नाम से नेपाल में खेला गया था। तो हो सकता है कि हिंदी का उसकी प्रारंभिक भूमिकाएं सब संस्कृत में थी और जो प्रमुख नाटक था वो हिंदी में था, तो उसको भी हिंदी का पहला नाटक माना जा सकता है। तो इस तरीके से दो मत तो हमारे पास आते ही आते हैं। इसके अलावा कुछ विद्वान रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन जो 1843 या 45 के मध्य रचा गया होगा, उसको पहला नाटक मानते हैं। स्वयं भारतेंद्र जी राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक को हिंदी का दूसरा नाटक, पहला तो अपने पिताजी के नाटक को मानते हैं, दूसरा नाटक वो शकुंतला को मानते हैं, और अपना जो उन्होंने विद्या सुंदर लिखा था उसको वो तीसरा नाटक मानते हैं, और श्रीनिवास दास कृत तप्ता संवरण को वो चौथा नाटक मानते हैं। ये लेकिन अगर हम यूँ देखें तो हिंदी नाटकों का जनक हमें कायदे से भारतेंद्र जी को मानना चाहिए। भारतेंद्र जी ने नाटक के विषय में बहुत ज़्यादा विचार किया और बहुत गंभीरता से विचार करते हुए उन्होंने एक चीज़ ये कहा कि नाटक का विषय हमेशा युग के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि जैसी हमारा युग की डिमांड हो, जैसे हमारा युग की मांग हो, वैसा हम नाटक रचें। दूसरी बात ये है कि युग को देखते हुए उसमें स्वाभाविकता होनी चाहिए कि जिस प्रकार का युग है उस प्रकार का हम विषय वस्तु चुने और उसी प्रकार की। अब ये नहीं कि संस्कृत नाटक काल के का हमने उठा लिया नाटक और केवल उसमें संस्कृताइजेशन करने के लिए हमने संस्कृत के सारे संवाद डाल दिए। अब संस्कृत के सारे संवाद आज के युग में मान लीजिए हम मंच पर दिखाना चाहे तो कौन समझ में आएगा। तो युगानुकूल यानी कि जो भी आज के युग की भाषा है या शैली है या मंच है या डिमांड है, उस हिसाब से उस नाटक में थोड़ा सा परिवर्तन करने की उन्होंने अनुमति दी है। दृश्यों की योजना अच्छे से होनी चाहिए, ये भारतेंद्र जी का मानना था। और दूसरी बात उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही कि प्राचीन काल में नाटक देखो जो शुरू तो उसमें पूर्व रंग, प्रस्तावना, नांदी पाठ, बहुत सारे जो विधान थे वो उस समय हुआ करते थे। लेकिन अब आज के युग में किसी के पास या किसी भी युग में जब किसी के पास इतना समय नहीं है तो इन सारे विधानों को हटा करके भी नाटक की रचना की जा सकती है। जो बहुत सूक्ष्म विधान है उनको हम लोग हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं और नाटक की रचना इस प्रकार से कर सकते हैं। अब भारतीय युग के जो अन्य नाटककार हैं उसमें अगर हम प्रमुख रूप से नाम लें तो श्रीनिवास दास जी हैं, जिनका रणधीर प्रेम मोहिनी मैंने आपको बताया। राय कृष्ण दास हैं, देव शरण सिंह हैं, बद्री नारायण चौधरी हैं, बलदेव प्रसाद मिश्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। इन सब ने बहुत अच्छे अच्छे नाटकों की रचना की और भी बहुत सारे नाटककार हैं। उसके अलावा एक इस युग में बहुत सारे अनुवादों की प्रथा चली, जिसमें ज़्यादा अनुवाद अभिज्ञान शाकुंतलम का हुआ, उत्तर रामचरित का हुआ, मालविकाग्निमित्र का हुआ, मृच्छकटिक, ये सब संस्कृत नाटकों से अनुवाद हुए। अंग्रेज़ी नाटकों के अनुवाद की भी प्रथा इस युग में बहुत ज़ोर शोर से चली, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे अंग्रेज़ थे या अंग्रेज़ी नाटकों को देख करके वो आते थे, तो उनको ये लगता था कि ऐसे ही नाटक अगर हम थोड़ा इसका अनुवाद करके अपने हिंदी दर्शकों को दिखाएं तो भी कितना अच्छा रहेगा। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का भारतेंदु जी ने स्वयं अनुवाद किया दुर्लभ बंधु के नाम से, और रामचंद्र जी एक थे, उन्होंने कॉमेडी ऑफ एरर्स का भ्रमजालक नाम से अनुवाद किया, एज यू लाइक इट का मनभावन नाम से, और रोमियो जूलियट का प्रेम लीला नाम से गोपीनाथ जी ने अनुवाद किया।
इन सारे जो भारतीय युग के नाटक थे, इनकी प्रमुख विशेषता ये थी कि ये लोग सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमांच से भरपूर नाटकों को लिखते थे और इसी समय राष्ट्रीय जागरण की भी एक कहीं ना कहीं से सूत्रपात नाटकों के माध्यम से हो गया था। भारतेंद्र जी के बाद अगर हम नाम लें तो प्रसाद युग को हम नाटक का वो आधारभूत स्तंभ कह सकते हैं, जहाँ से नाटक एकदम से पुष्ट होने लगे। प्रसाद जी का मानना था कि नाटक लिख दिए जाएं, उसके बाद नाटक को देख करके रंगमंच का निर्माण होना चाहिए। अधिकतर लोग कहते हैं कि रंगमंच के हिसाब से नाटक लिखने चाहिए, परंतु प्रसाद जी का मानना, प्रसाद जी बहुत दूरदर्शी थे और वो ये मानते थे कि रंगमंच का निर्माण नाटक को पढ़ करके जो भी दिग्दर्शक है वो अपने हिसाब से करे। प्रसाद जी के अनेक नाटककारों में बद्रीनाथ भट्ट, गोपाल राम गहमरी, जीपी श्रीवास्तव, बेचन शर्मा, उग्र राधेश्याम कथावाचक, सुदर्शन, गोविंद वल्लभ पंत, कौशिक, ये सारे लोग थे। और ये सारे लोग ऐतिहासिक, सामाजिक, राष्ट्रीय चेतना से युक्त, रोमांच से भरपूर, प्रतीकात्मक नाटक, जैसा कि आपको मालूम है कि कामना नाटक से प्रतीकात्मक नाटक की शुरुआत मानी जाती है। दर्शन, संस्कृति, सांस्कृतिक जागरण, इन सबको इन्होंने विषय बना करके नाटक की रचना की। और जो अनुवाद की प्रकृति हमने देखी थी भारतीय युग में, वो इस युग में भी चल रही थी। प्रसादोत्तर नाटकों में जैसा कि हमने आपको बताया था कि बहुत कहानी या उपन्यास लेखन में भी मैंने आपको बताया था कि 1936 के बाद के जो भी समय है उसमें भारतवर्ष में राजनीतिक उथल पुथल और सामाजिक उथल पुथल का वो एक दौर था, जिसमें समाज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। वो समाज उस दौर से इस दौर में आने का, तो एक बहुत उथल पुथल का युग था, जिसमें अंग्रेज भी जा रहे थे और भारतवर्ष में एक साम्राज्य जो लोकतंत्र है वो इस्टेब्लिश हो रहा था। तो ये सारी चीज़ों के मद्देनज़र नाटकों की रचना में भी परिवर्तन आया। इस युग के नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, उदयशंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, ये सब रहे। तो इसमें जो है आधुनिकता बोध, सामाजिक संघर्ष, सर्वहारा वर्ग की चिंता, विसंगति बोध, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई। साठोत्तरी नाटकों में जो पूर्व के लेखक जो लिख रहे थे रचना, वो तो थे ही, जो नए लेखक इसमें जुड़े उनमें हम नाम ले सकते हैं अमृतलाल नागर जी, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, विष्णु प्रभाकर जी, भीष्म साहनी जी, जगदीश चंद्र माथुर जी, लक्ष्मीकांत वर्मा, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अमृत राय। अब जो नाटक लिखा जा रहा था उसमें विसंगति बोध के साथ साथ मानव जीवन का जो निरुद्देश्य होना, अर्थहीन होना, विरोधी मूल्यों का भटकन, तनाव, शहर की ज़िंदगी की पीड़ा, ये सारी चीज़ें अब दिखाई जा रही थी। प्रयोग धर्मिता इस युग के नाटककारों में बहुत अच्छी आई। ये लोग रंगमंच के हिसाब से नाटक लिखने लगे और विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने लगे मंच पर, जैसे प्रतीकात्मक रंगमंच का निर्माण, द्वितलीय रंगमंच का निर्माण, चक्रीय रंगमंच का निर्माण, ये बहुत सारी चीज़ें इस युग में हुई। और जो नाटक की विषय वस्तु थी उसमें बिखराव, प्रतीकात्मकता, राजनीति, ये सब चीज़ें उन्होंने दिखाई। इसके साथ साथ एक और जो प्रथा शुरू की वो ये था कि पौराणिक पात्रों के माध्यम से आधुनिक समस्याओं का निदर्शन कराना, ये भी इस युग की एक प्रमुख विशेषता हुई। रंगमंच और मजबूत होता गया। 1970 के बाद जो नाटककार जुड़े हमारे पास वो हैं रमेश बख्शी, काशीनाथ सिंह, सत्यव्रत सिन्हा, सुशील कुमार सिंह, मणि मधुकर, दया प्रकाश सिन्हा, शंकर शेष, मुद्रा राक्षस, दूधनाथ सिंह, ब्रजमोहन भट्ट, नरेंद्र मोहन, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया, बहुत बहुत सारे नाम हैं, लेते जाएं तो पूरी रात बीत जाएगी। तो ये जो अनेक लोग जुड़े, इन्होंने भी वही शहरी जीवन का जो बिखराव, तनाव है वो तो दिखाया ही दिखाया। तलखी, कड़वाहट, बेचैनी, घुटन, लाचारी
व्यंग्य के माध्यम से इन्होंने विसंगति बोध को दर्शाया, व्यंग्य के माध्यम से राजनीतिक कटाक्ष किए, व्यंग्य के माध्यम से धार्मिक जो हमारे यहाँ की कुरीतियाँ थीं उनको दूर करने का प्रयास किया। और एक बात आपको जानकर हर्ष होगा कि जिस प्रकार से महिला रचनाकार उपन्यास कहानी लेखन में कंधे से कंधा मिला रही थी, नाटक लेखन में भी कंधे से कंधा मिला रही थी। उसमें मन्नू भंडारी, शांति मल्होत्रा, मृदुला गर्ग, मृणाल पांडे, शोभना भूटानी, गिरीश रस्तोगी, ये सब बहुत अच्छी रचनाकार हैं जिन्होंने नाटक भी लिखे। एक और बात यहाँ पर बता देना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब हमारा स्वतंत्र हो गया देश, तो नाटक के लिए अनेक अनेक संस्थाओं का निर्माण किया गया, जिसमें हम उसके स्वतंत्रता से पहले ही 1942 में इंडियन पीपुल्स थिएटर इप्टा का निर्माण हो गया था। 1953 में संगीत नाटक एकेडमी का निर्माण हुआ। 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जिसके बहुत सारे हीरो हीरोइन आप लोग देखते हैं, आपके इरफान पठान जिनकी अभी मृत्यु हुई है वो भी वहीं के थे, नसीरुद्दीन शाह वहीं के हैं, सतीश शाह वहीं के हैं, बहुत सारे वहाँ से निकलते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम जो निर्देशक थे वो इब्राहिम अलका जी थे, और नेमिचंद्र द्वारा संपादित नाट्य प्रधान त्रैमासिक नटरंग पत्रिका जो है वो बहुत कार्य कर रही है, जिसमें नाट्य से संबंधित ही आलेख लिखे जाते हैं। श्यामानंद जालान, बीबी कारंत, प्रतिभा अग्रवाल, सत्यदेव दुबे, लक्ष्मी नारायण लाल, सत्यव्रत सिन्हा, हबीब तनवीर, ये सब विभिन्न केंद्रों में रह करके इन्होंने रंगमंच को पुष्ट करने का कार्य किया। आजकल सुरेश शर्मा जो हैं वो डायरेक्टर हैं एनएसडी के, जो 2018 से हैं, तो ये भी आपको जान लेना अनिवार्य होता है। अब मैं आपको कुछ प्रमुख नाटककार और उनके नाटकों के नाम भी बता देती हूँ। जैसे विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन, ये लगभग 1833 से 45 के बीच में कभी रचा गया होगा। अमानत का इंद्र सभा बहुत मशहूर हुआ था नाटक, हालांकि ये पारसी थिएटर पर ज़्यादा खेला जाता था। इसको बहुत समृद्ध नहीं कह सकते साहित्यिक दृष्टि से, पर पारसी थिएटर की जान था इंद्र सभा। और उसके बाद है गिरधर दास जी, जो उनके पिता थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के, इनका वास्तविक नाम बाबू गोपाल चंद्र था, इनका नहुष नाटक। और ये 1857 में लिखा गया था और 1859 में खेला गया था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के खुद के नाटक हैं विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। कुछ मौलिक हैं, कुछ अनुदित हैं, ये सब तो अनुदित थे। मौलिक में है वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मौषधम, ये सारी कृतियाँ इनकी हैं। उसी समय श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, राधा कृष्ण दास का दुखिनी बाला, पद्मावती, किशोरी लाल गोस्वामी का मयंक मंजरी, और पांडे बेचन शर्मा उग्र का महात्मा ईसा, चुंबन, डिटेक्टर, गंगा का बेटा, उज्बक, चार बेचारे। जयशंकर प्रसाद के नाटक का नाम हम सारे का पढ़ देंगे, क्योंकि नाटक के दृष्टिकोण से प्रसाद जी बहुत महत्वपूर्ण नाटककार रहे हैं। इसमें क्रम से मैं पढ़ रही हूँ। सज्जन, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूंट इनकी एकांकी थी, और ध्रुव स्वामी नाटक इन्होंने लिखा। जीपी श्रीवास्तव का उलटफेर, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत, विवाह विज्ञापन, मिस अमेरिकन। उदय शंकर भट्ट का विक्रमादित्य, सागर विजय, कमला, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र। हरिकृष्ण प्रेमी का कहें स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, पाताल विजय, शिव साधना। वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक नाटककार हुए। सेनापति उदल, धीरे धीरे, राखी की लाश, सगुन, फूलों की बोली, झांसी की रानी, मंगलसूत्र, ये सब इनके बहुत प्रसिद्ध नाटक हुए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा बहुत प्रसिद्ध एकांकीकार भी हैं। इनके नाटकों में कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व,
कला और कृपाण, नाना फडणवीस, महाराणा प्रताप, जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क, शारदिया, पहला राजा। मोहन राकेश ने 3 नाटक पूरे लिखे थे, एक में उनकी मृत्यु हो गई थी जो बाद में पूरा किया गया। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये इनके पूर्ण नाटक इन्होंने लिखे हैं। पैरों तले जमीन जो अधूरा रह गया था, जिसको बाद में दूसरे ने पूरा किया है। भीष्म साहनी का हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी दे बसंती चोला, आलमगीर आदि। लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एक ही नाटक लिखा लेकिन अच्छा लिखा था, बकरी। अमृत राय का चिंदियों की एक झालर, शताब्दी, हम लोग। और सुशील कुमार सिंह का बापू की हत्या, 1000वीं बार, अंधेरे, राही, सिंहासन खाली है बहुत मशहूर हुआ था। मणि मधुकर का रसगंधर, बुलबुल की सराय, दुलारी बाई। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे मायावी, सरोवर, रक्त बीज, एक और द्रोणाचार्य, इनका बहुत फेमस नाटक हुआ था। गिरिराज किशोर का बादशाह बेगम गुलाम, प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास। मुद्रा राक्षस आपके यहीं के रहने वाले थे, लखनऊ के। तिलचट्टा, योर्स फेथफुली, मरजीवा, प्रथम स्तुति, आलापसर, गुफाएं, संतोला, ब्रजमोहन शाह, त्रिशंकु, युद्धमन, शह पे मात। शरद जोशी का एक था गधा और अंधों का हाथी, ये दोनों ही व्यंग्य नाटक हैं और दोनों ही बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। महिला रचनाकारों में 1-2 के मैं बता देती हूँ, जैसे मन्नू भंडारी का बिना दीवारों वाला घर, महाभोज। मृदुला गर्ग का एक और अजनबी, जादू का कालीन, कितनी कैदें। इसी तरह किस्से, जैसे हर एक में दलित चेतना से संबंधित विधाएं में लोगों ने लिखे हैं, जैसे कहानियाँ लिखी गई दलित चेतना से युक्त, उपन्यास लिखे गए, वैसे नाटक भी लिखे गए। इसमें ज्योतिबा फुले का त्रिरत्न, नवेंद्र महर्षि का भाई नई रामायण, पूरब में अंधेरा, आर्य देवचरित, मोहनदास नैमिषारण्य का अदालतनामा, 1.5 इंच मुस्कान, NR सागर का मार्ग का कांटा, अंतिम अवरोध, रघुवीर सिंह का इतिहास की पहली घटना, माता प्रसाद का अछूत का बेटा, धर्म के नाम पर धोखा, वीरांगना झलकारी बाई। ये सारे नाटक हम लोग इनका नाम ले सकते हैं। आधुनिक युग में नाटक, अगर हम बिल्कुल समसामयिक समय की बात करें तो इस समय नाटक लगभग ना के बराबर लिखे जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इतना प्रसिद्ध होने के बावजूद ये विधा कहीं ना कहीं रंगमंच की विधा को फिल्म या चित्रपट जो है वो एक तरीके से खाए ले रहा है। और आजकल नाटकों के लेखन की बजाय लोग स्क्रिप्ट लेखन में अधिक रुचि ले रहे हैं और जल्दी से जल्दी फेमस होने के चक्कर में, क्योंकि रंगमंच कहीं ना कहीं उतनी जल्दी फेमस नहीं करता, उतने पैसे भी नहीं हैं, तो उतनी नाटकों को अब लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। उसकी जगह पर वो स्क्रिप्ट लेखन, पटकथा लेखन, इन सब में अधिक रुचि ले रहे हैं। अब तो वेब सीरीज भी आने लगी हैं, दूरदर्शन पर तमाम नाटक आने लगे हैं, तो लोगों को उधर रोजगार मिल रहा है, इसलिए नाटक लिखने में लोग अब अधिक रुचि नहीं ले रहे हैं। ये एक इस समय के लिए दुखजनक बात भी कही जा सकती है। फिर भी कुछ लोग हैं इक्का दुक्का जो नाटक भी लिख रहे हैं और इस दिशा में उसको जिंदा रखने का कार्य भी कर रहे हैं रंगमंच के माध्यम से। यद्यपि रंगमंच बहुत ही घाटे में जा रहा है, फिर भी लोग इस समय उसके लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। खुश रहिए।